Hello everyone, my name is Shadan Saifi. I have qualified UGC NET JRF as well as GATE in Sociology. तो आज का हमारा टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी। एक एक करके इन तीन टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर की। ठीक है, तो पावर क्या है? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे ज़्यादा फेमस और बेसिक डेफिनेशन की पावर की, जो दी थी मैक्स वेबर ने। तो मैक्स वेबर ने अपने वर्क इकोनॉमी एंड सोसाइटी में पावर को डिफाइन किया था और कहा था कि इट इज़ अ चांस ऑफ ए मैन और ग्रुप ऑफ मैन टू रियलाइज देयर ओन विल, यानी कि ये एक प्रोबेबिलिटी या चांस है, ठीक है, कि कोई भी मैन या ग्रुप ऑफ मैन अपनी मर्जी विल, मतलब अपनी मर्जी जो है वो औरों पर थोप सके। ठीक है, जो उनकी मर्जी है या विल है उसके हिसाब से वो एक्ट कर सके, एक्शन ले सके, चाहे उनके जो एक्शन है उसको बाकी के लोग जो हैं कम्युनिटी के वो रेजिस्ट कर रहे हों या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितनी सारी चीजें देखी हैं। सबसे पहले जो पावर को उन्होंने एज अ चांस या प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया, दूसरा टू इम्पोज देयर ऑन विल, ठीक है, तीसरा अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो तीन चीज यहाँ पर हमने नोटिस करी। तो यहाँ से हमें पता चला कि पावर जो होती है वो रिलेटिव होती है। ठीक है, यानी कि किसी, जैसे कि मान लो किंग है, तो किंग की जो पावर है वो उसके सब्जेक्ट्स जो होंगे, उसके एरिया में जितने भी लोग रह रहे होंगे वो किंग, उनके ऊपर ही तो उनकी उसका पावर चलेगी, उसका जोर चलेगा। ठीक है, तो किंग की जो पावर थी वो उसके सब्जेक्ट्स के रिलेटिव थी। समझ गए आप? वैसे ही यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है कि ए के पास पावर है बी के अगेंस्ट, मगर हो सकता है कि ए के पास पावर जो है सी के अगेंस्ट ना हो। ठीक है, यानी कि पावर जो है एब्सोल्यूट नहीं होती है, वो रिलेटिव होती है, रिलेटिव। किसी एक में, जैसे कि कोई एक पुलिस पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, उसकी जो पावर होगी वो स्पेसिफिक एरिया तक लिमिटेड होगी ना। ऐसा तो है नहीं वो दुनिया में कहीं भी पावरफुल होगा पुलिस, नहीं, उसका एक स्पेसिफिक एरिया होगा जहाँ के लोगों के ऊपर उसके पावर को अपने वो यूज कर सकता है। ठीक है, क्राइम को रोकने के लिए, ठीक है, या जस्टिस को इनेक्ट करने के लिए, जो भी कोर्ट के डिसीजन होंगे उनको इनेक्ट करने के लिए। तो पावर है वो रिलेटिव है। और तीसरा ये कि पावर एक इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी, पावर जो है वो प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। तो क्या है इसका मतलब कि अगर किसी के पास पावर है, इसका मतलब क्या, उसके पास कैपेसिटी टू एक्ट है, वो अपनी पावर को इस्तेमाल करे या ना करे, मगर उसके पास पावर फिर भी रहेगी। जैसे कि किंग है, किंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल किसी दिन करे या किसी और दिन ना करे, मगर पावर तो किंग के पास है। ठीक है, चाहे वो उसको एक्शन में इम्प्लीमेंट ना कर रहा हो पावर, मगर पावर किंग के पास है, उसके अंदर कैपेसिटी है वो एक। अब देखो, जब भी पावर को एक्सरसाइज किया जाता है या पावर को यूज किया जाता है, तो वो पावर जो है किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास, वो उस पावर को स्ट्रेंथन भी कर सकती है या वीकन भी कर सकती है। ठीक है, जैसे कि जैसे कि अगर कोई किंग है, उसने कहा ठीक है कि मैं तुम्हारे, उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और ऑर्डर दिया कि जितने भी उसके सब्जेक्ट्स हैं सबको फ्री हेल्थ केयर या फ्री एजुकेशन दी जाए। तो यहाँ पर जो उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया फ्री एजुकेशन देने का, उससे उसकी पावर जो है वो स्ट्रेंथन हो गई और मजबूत हो गई। दूसरा ये मान लो कि अगर किंग ने क्या डिसाइड किया कि मैं 50% टैक्स लगाऊंगा आप लोगों के ऊपर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पर क्या हुआ, लोग उसको उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, रिवोल्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे फसाद फैल जाएगा इलाके में और किंग को हटाना चाहेंगे लोग जो होंगे। तो यहाँ पर जो एक्शन था 50% टैक्स लगाने वाला, उससे किंग की जो पावर है वो वीकन हो गई, कम हो गई, कमजोर हो गई। अब यहाँ पर एक और चीज भी है, पावर सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होती है, ठीक है, जब जो लोग हैं, लोगों के अंदर एक डर हो कि पास्ट में हमारे साथ ऐसा हो चुका है, या फिर कोई बिलीफ हो उनका कि पास्ट एक्शन में ऐसा हुआ था, अगर अगर हमने पावर को ओबे नहीं किया तो हमारे साथ भी वो बुरा हो सकता है, या फिर फ्यूचर में हमारे साथ बुरा हो सकता है अगर हमने उसके पावर के जो जो पावरफुल आदमी था उसके ऑर्डर्स को ओबे नहीं किया तो। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ मेमोरी लोग जो है ना वो ओबे कर रहे हों, तब पावर मोस्ट इफेक्टिव होती है। जैसे कि किंग का ही एग्जाम्पल वापस हम ले लेते हैं कि सब्जेक्ट्स जो है, जो किंग का अगर मान लो 50% की जगह 10% टैक्स हो लगाता किंग जो है, तो जितने भी उसके सब्जेक्ट्स हैं वो उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको पास्ट एक्सपीरियंस से पता होगा कि अगर टैक्स नहीं देंगे तो हमें पनिश किया जाएगा, या फिर हम टैक्स दें ताकि हमें फ्यूचर में पनिश ना किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पावर को एक्सरसाइज करे बिना ही पावर इफेक्टिव हो जा रही है, कोई एक्शन नहीं लिया गया उसको एक्सरसाइज करने के लिए।
अब देखते हैं हम कोजर ने क्या कहा था। कोजर ने दो व्यूज दिए थे पावर के। जो सबसे पहला व्यूज तो वेबर के सेम जैसा ही था कि पावर का मतलब होता है कि अपनी विल, अपनी मर्जी जो है वो दूसरों पर थोपना, चाहे वो दूसरे रजिस्ट ही क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। दूसरा व्यू था कोजर का जो पार्सन्स का के व्यू से सिमिलर था। वो क्या था कि पावर जो है वो एक शेयर्ड रिसोर्स है, ठीक है, जिसको ग्रुप इस्तेमाल करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। यानी कि जो ये फंक्शनलिस्ट व्यूज जो होते हैं जैसे पार्सन का हो गया, ये सब पावर को एक पॉजिटिव, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव लाइट में दिखाएंगे। एज ए फंक्शन होगा पावर का सोसाइटी में, सोसाइटी को मेंटेन या ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि एक पावर एज ए रिसोर्स है, ठीक है, जो ग्रुप इस्तेमाल करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब देखो गर्थ एंड मिल्स ने क्या कहा था कि यहाँ पर भी उन्होंने भी सेम कहा था, पावर एक चांस है, ठीक है, कि एक जो पर्सन है ना वो अपनी मर्जी, अपनी विल जो है वो दूसरों पर थोपेगा, ठीक है। हम्म। या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गर्थ एंड मिल्स ने कहा था कि ये चांस है कि जो पर्सन्स हैं एक, या फिर जो मान लो यहाँ पर हम एग्जांपल से समझते हैं, जो किंग है और उसके सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट्स जो हैं वो किंग के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, है ना, चाहे वो डर की वजह से हो या उनको कुछ फायदा हो रहा हो या फिर लेजीनेस, लॉयल्टी या कुछ भी रीजन हो सकता है। अगर सब्जेक्ट्स किंग के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चांस है कि किंग के पास क्या है, पावर है। अब आगे देखते हैं हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है पावर का। फंक्शनलिस्ट बिलीव करते हैं जो पावर होती है ना वो सोसाइटी के पास होती है, पावर सोसाइटी को बिलोंग करती है ना, इंडिविजुअल्स को नहीं, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे सोसाइटी का वेलफेयर इंक्रीज करेगा, यानी कि सोसाइटी जैसे जैसे तरक्की करेगी वैसे वैसे जो सोसाइटी के पास पावर है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। पावर जो कांस्टेंट नहीं रहेगी। अब यहाँ पर क्या है, पार्सन पार्सन ने कहा था कि सोसाइटी क्या होती है, वो जो सोशल पोजीशंस, इंपॉर्टेंट सोशल पोजीशंस जो होती हैं जिनको हम स्टेटस भी कहते हैं, सोशल स्टेटस, है ना, उन सोशल स्टेटस से अटैच्ड पावर होती है। यानी कि सोसाइटी स्टेटस को कुछ पावर प्रोवाइड करवाती है ताकि कलेक्टिव गोल्स जो हैं वो उनको अचीव किया जा सके, ठीक है। जैसे कि पुलिस है, पुलिस का एक स्टेटस है सोसाइटी में, ठीक है, पुलिस के पास पावर भी होगी ना ताकि वो पॉलिसीज जो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रख सके, ठीक है। ऐसे ही आप फैमिली में जो फादर का एक स्टेटस होता है तो फादर को एक पावर भी दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शनलिस्ट हमेशा कहेंगे कि जो पावर है वो सबके भले के लिए होती है, ठीक है, उससे कॉपरेशन होता है, सोसाइटी को स्टेबल बनाने के काम आती है। तो हमेशा जो फंक्शनलिस्ट होते हैं वो हर चीज़ को पॉजिटिव लाइट में देख रहे होते हैं ज़्यादातर में, ठीक है। तो यहाँ पर भी पावर के साथ भी ऐसा ही है। जबकि जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है पावर का, वो देखते हैं क्या होता है। मार्क्सिस्ट ने पावर को एज ए कोअर्जन देखा, कोअर्जन मतलब फोर्सफुल यूज ऑफ पावर, ठीक है, उसको कोअर्जन कहते हैं। जहाँ पर जो वेल्थी, जो बॉर्जुआ होते हैं वो डोमिनेट करते हैं प्रोलेटेरिएट को, पुअर लोगों को, ठीक है। तो पावर जो होती है वो बॉर्जुआ के पास होती है, ठीक है। वो जो बॉर्जुआ के पास, जिनके पास पावर होती है वो अपने बेनिफिट के लिए उस पावर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब देखो जो मार्क्सिस्ट होते हैं उनका जो मेन फोकस होता है वो इकोनॉमिक सिस्टम पे ही होता है, प्राइमरी फोकस। बाकी सिस्टम्स को भी वो पढ़ते हैं मगर इकोनॉमिक सिस्टम उनका मेन फोकस में रहता है। तो यहाँ पर भी जो मार्क्सिस्ट होते हैं वो मानते हैं कि जो पावर ओरिजिनेट होती है वो इकोनॉमिक सिस्टम में ही होती है, फिर बाद में जाके वो बाकी बाकी जो सोसाइटी के पार्ट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि अगर कोई एक बिलियनियर है, ठीक है, तो बिलियनियर इकोनॉमिक सिस्टम से ओरिजिनेट पावर हुई जिससे वो बिलियनियर बना और उसके पास पावर आ गई बिलियनियर के ऊपर। वो बिलियनियर अपना इन्फ्लुएंस यूज करेगा पॉलिटिक्स में ताकि जो पॉलिसीज है उसके फेवर में बने। अब यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम था वहां पर भी उसका इन्फ्लुएंस हो गया बिलियनियर का। क्यों? क्योंकि उसको पावर मिली थी इकोनॉमिक सिस्टम से। या फिर वो एजुकेशनल पॉलिसीज ऐसी बनाएगा जिससे उसको फायदा हो, ठीक है, उसकी कंपनी को फायदा हो या उसके जैसे बाकी बिलियनियर्स को फायदा हो। अब मार्क्स ने कहा था जो बॉर्जुआ होते हैं उनके पास पावर कैसे आती है, कंट्रोल ऑफ कैपिटल। प्राइमरीली यही है, जो कैपिटल होता है उसको बॉर्जुआ कंट्रोल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके पास पावर आ रही होती है, ठीक है। कैपिटल मनी हो सकता है, रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंट्रोल ऑफ कैपिटल से तो पावर आ ही रही होती है मगर
मिलिट्री फोर्स भी होती है बोर्जुआ के पास, या फिर वो आइडियाज को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं सोसाइटी के। ये सेकेंडरी था, प्राइमरी यहाँ पर कंट्रोल और कैपिटल ही है। जबकि प्रोलेटेरिएट जो होते हैं वो उनके डोमिनेशन के सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि उन पर वो पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं बोर्जुआ। अब जो वर्किंग क्लास होती है वो इसको एक्सेप्ट करती है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर फॉल्स कॉन्शियसनेस होती है। उनको ये पता ही नहीं होता है कि हम पे जो है हमारा ऑपरेशन हो रहा है, हमारा सब्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। उनको ये रियलाइज ही नहीं हो पाता है। उसको कहते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि हमारे भले के लिए ही हो रहा है जो भी हो रहा है। कम से कम हमें फैक्ट्री में जाके नौकरी तो मिली, चाहे वो 2000 रुपये महीना की नौकरी मिली हो। हम ये क्या है, ये फॉल्स कॉन्शियसनेस कहा था मार्क्सिस्ट ने इसे, या मार्क्स ने। अब इसको सॉल्व करने के लिए मार्क्सिस्ट जितने भी होते हैं वो स्ट्रेस करेंगे कि कलेक्टिव ओनरशिप हो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इतना देख लो, जितने भी मशीनें हैं, ठीक है, या फैक्ट्री है, उनकी जो ओनरशिप हो वो कलेक्टिवली लोगों के पास हो, किसी इंडिविजुअल्स के या कैपिटलिस्ट के पास ना हो, ताकि जो पावर है वो लोगों के पास वापस आ सके। अब आते हैं मैक्स वेबर का। हमने मैक्स वेबर की एक डेफिनेशन तो देख ही ली थी, अब हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मैक्स वेबर के व्यू क्या थे पावर में? उन्होंने दो टर्म्स का जिक्र किया था। पहला था पावर, ठीक है, दूसरा था डोमिनेशन। दोनों के बारे में देखेंगे। जैसे हमने पावर के बारे में तो देख लिया था, चांस ऑफ एन एक्टर टू इम्पोज देयर ऑन विल ऑन अदर्स इवन इफ देयर इज रेजिस्टेंस, हम देख चुके हैं। अब देखो, जो पावर की डिग्री होती है वो डिपेंड, यानी कि पावर कितनी पावरफुल होगी किसके पास, अगर पावर है तो वो डिपेंड करेगा कि दूसरे जो लोग हैं वो उस पावर के आगे सबमिट कर रहे हैं या नहीं, यानी कि उस पावर, जिसके पास पावर है, उसके एक्शंस को, उसके हुक्म को मान रहे हैं या नहीं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर उन्होंने, मैक्स वेबर ने कहा था जो पावर आ सकती है या तो पर्सनल एडवांटेज की वजह से किसी के पास पावर हो सकती है, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो उसके पास पावर होगी, वो किसी को भी मार सकता है अगर उसके झगड़ा लड़ाई हो जाए तो, या फिर उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज होती है, नॉलेज भी तो पावर, नॉलेज से भी तो पावर आ सकती है। या फिर कोई स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं, जैसे कि उसने रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रखा है या मार्केट में मोनोपोली बना रखी है, या फिर उसके अंडर में कोई कोल माइंस आती हैं एटसेट्रा, उसकी बड़ी कंपनी है, तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से भी उसके पास पावर आ सकती है। अब हम डोमिनेशन की बात करें तो डोमिनेशन एक स्पेशल फॉर्म ऑफ पावर होती है, जहां पर देखो डोमिनेशन में क्या होता है, मास्टर होगा, ठीक है, और उस मास्टर का जो हुक्म है वो कुछ लोग मान रहे होंगे, तो वहां पर जो होगा ओबीडियंस देखने को मिलेगा डोमिनेशन में हम हमेशा, है ना। और जो ओबीडियंस होगा वो स्टेबल होगा और लोग अपनी मर्जी से जो मास्टर है उसका जो कहना है वो मान रहे होंगे। अब देखो, पावर जनरल तो जैसे किसी के पास नॉलेज है तो उसके पास पावर भी होती है, मगर डोमिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पर एक कमांड, राइट टू कमांड होती है किसी के पास, जिसके पास पावर होती है, और जो उस कमांड को ओबे कर रहे होते हैं उनके, वो एक तरह से अपनी ड्यूटी मान रहे होते हैं कि हाँ हमें इन्हें ओबे करना है। जैसे कि आर्मी में एक कमांडर होता है, ठीक है, और उस कमांडर कमांडर के अंडर जितने भी आर्मी पर्सनल होंगे उस कमांडर के जो कमांड्स होंगे उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी मानेंगे उसको फॉलो करना, ठीक है। और जो कमांड होगा उसको राइट होगा कि वो कमांड दे सकता है बाकी आर्मी पर्सनल्स को जो उसके अंडर में है, ठीक है। अब देखो, डोमिनेशन भी दो तरह के हो सकते हैं। एक इंटरेस्ट बेस्ड डोमिनेशन होता है कि जहां पर क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो डोमिनेशन को इसलिए एक्सेप्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि, या उनको रियलाइज करवा दिया जाता है कि ये डोमिनेशन उनके ही भले के लिए है, ठीक है। जैसे कि कोई स्मॉल फर्म्स रिलाइंग ऑन मोनोपोली रिटेलर्स, जैसे कि तुमने कोई छोटा सा बिजनेस शुरू किया, अब तुम्हारा माल नहीं बिक रहा है तो तुम मोनोपोली रिटेलर्स के पास जाओगे। मोनोपोली रिटेलर्स मतलब जो ऐसी बड़ी दुकानें हैं जैसे कि बिग बाजार वगैरह हो या फिर कोई और, ठीक है, जिनके पास मार्केट में मोनोपोली हो सकती है कि हमारे प्रोडक्ट बेच दो। अब वो कहेंगे कि हाँ तुम हमारे पास बेचोगे अपना प्रोडक्ट, स्मॉल बिजनेसमैन हो तुम, तो तुम्हें बहुत फायदा होगा, चाहे तुम्हें फायदा हो ना रहा हो, तुम्हें शुरुआत में नुकसान ही हो रहा हो या फिर फायदा कभी हो भी ना, मगर वो ऐसे दिखाएंगे कि तुम्हें फायदा होगा इससे। तो यहाँ पर तुमसे एक सबऑर्डिनेट हो गए उनके, जो मोनोपोली रिटेलर्स होते हैं उनके, और तुमने वो सबऑर्डिनेशन एक्सेप्ट भी कर लिया, तुमने अपना माल उनकी मार्केट में रखवा भी दिया ताकि बिके, क्योंकि तुम्हें लग रहा है हाँ इससे हमें फायदा होगा, प्रोडक्ट बिकेगा।
ठीक है। अब ज़रूर ऐसा नहीं है कि हमेशा नुकसान होगा, फ़ायदा हो भी सकता है ऐसा। अगर यहाँ पर सबऑर्डिनेशन की बात हो रही है तो अपना एक सबऑर्डिनेशन जो है हमने वो एक्सेप्ट कर लिया एक स्मॉल बिजनेसमैन ने, ठीक है। ये हाँ मोनोपोली रिटेलर्स हैं, उनका हमेशा अपर हैंड रहेगा और हम सबऑर्डिनेट रहेंगे। दूसरा होता है अथॉरिटी बेस्ड डोमिनेशन। यहाँ पर क्या होता है कि अथॉरिटी जो डोमिनेशन होता है उसको लेजिटिमाइज कर देते हैं, लेजिटिमाइजेशन हो जाता है अथॉरिटी का, मतलब उसको लेजिट माना जाता है डोमिनेशन को। जैसे कि हम मान सकते हैं गवर्नमेंट में कि या फिर जो किंग होता है उसकी अथॉरिटी लेजिटिमेट मानी जाती है, फिर गवर्नमेंट में जो पीएम होता है या सीएम होता है उनकी अथॉरिटी लेजिटिमेट मानी जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या फिर जो जो इन सब को हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं अथॉरिटी बेस्ड डोमिनेशन में, ठीक है। अब आती तीसरी बात कही थी उन्होंने, रैशनलाइजेशन ऑफ पावर। उन्होंने कहा था कि पावर जो पावर रिलेशंस जो हैं वो डोमिनेशन में कन्वर्ट हो जाते। डोमिनेशन भी एक स्पेशल फॉर्म ऑफ पावर होती है ना, हमने अभी डिस्कस किया था, जहाँ पर एक मास्टर होता है और सबऑर्डिनेट्स होते हैं बहुत सारे, और मास्टर की बात को मान रहे होते हैं अपनी ड्यूटी समझ के। तो क्या देखते हैं कि पावर रिलेशन डोमिनेशन रैशनलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, हम आगे देखेंगे। अब रैशनलाइजेशन दो तरह के हो सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंटल रैशनलाइजेशन और एक वैल्यू रैशनलाइजेशन। जो भी एक्शन थे पहले हम उनको हैबिट या कस्टम की वजह से हम एक्शंस मान रहे थे जो लोग थे, ठीक है। अब क्या हुआ इंस्ट्रूमेंटल रैशनलाइजेशन में कि वो उस जो पावरफुल आदमी होगा उसके जो हुक्म है वो इसलिए मान रहे होंगे कि उनको लगेगा कि ये बहुत सबसे एफिशिएंट तरीका किसी काम को करने का यही है, और ये हमारे ये सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ यानी कि हमारे ये भले के लिए है। जो लोग हैं वो ये मान रहे होंगे, जैसे कि कोई बॉस है कंपनी में, उसके ऑर्डर्स को जो लोग उसके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है वो मान रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसी तरह से काम एक एफिशिएंट वे में किया जा सकता है, या फिर ये हमारे ही सेल्फ इंटरेस्ट के लिए है क्योंकि हमें पैसा मिलेगा इस काम को करके। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंटल रैशनलाइजेशन कहेंगे उसको इंस्ट्रूमेंटल मतलब उसको ज़रूरी समझने लगते हैं लोग उस रैशनलाइजेशन को। वैल्यू रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो ओबे करते हैं, ठीक है, अथॉरिटी को, वो क्योंकि वो उस अथॉरिटी को लेजिट मान रहे होते हैं, ये राइट मान रहे होते हैं, उनका बिलीव या वैल्यू सिस्टम उनको उसको सही ठहरा रहा होता है, ठीक है। जैसे कि लोग लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है, या फिर जो 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 कानून बनाए गए या फिर पुलिस वाले ने कोई ऑर्डर पास किया अपने कंस्टिट्यूएंसी में इमरजेंसी को देखते हैं, उसको ओबे करेंगे क्योंकि वो जस्टिस में बिलीव करते हैं, ठीक है। या फिर उनकी जो बिलीफ है वो जस्टिस में है, या फिर अपने जो लीडर्स हैं या फिर कुछ जैसे कि लॉ तो लीडर्स है, एक एमपी है एमएलए हैं वो लॉज बनाएंगे, वहां पर वो उन लीडर्स को राइटियस मान रहे होंगे कि हाँ ये सही है, ये लोग इन्होंने जो किया है वो सही है हमारे लिए, तो हमें उनके बनाए हुए लॉ फॉलो करने चाहिए, ठीक है। एक ऑर्डर या फिर उनको ऑर्डर मेंटेन करना होगा सोसाइटी में कि सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन रहे, इसलिए हम लॉ को मानेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू रैशनलाइजेशन होता है, यानी कि जो तुम्हारी वैल्यूज के बेस पर तुम ऑर्डर्स को मान रहे हो या सबऑर्डिनेट मान रहे हो अपने को, ठीक है। अब आते हैं रॉबर्ट मिशेल्स की आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए हम यहाँ पर इसको पॉज करेंगे, ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।